एबेक्सियल था बॉटम साइड और एडेक्सियल था टॉप साइड। ये हम लोग देख चुके थे। अब देखिए एडेक्सियल और एबेक्सियल में डिफरेंस है, वो है क्या कि अगर हम लोग डॉर्सिवेंट्रल लीफ लेते हैं, इफ द लीफ इज, अभी लिखिएगा नहीं, डॉर्सिवेंट्रल, डॉर्सिवेंट्रल कहने का मतलब हो गया डाइकॉट, याद रखिएगा, यानी जिसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग हो उसको डॉर्सिवेंट्रल कहेंगे। तो अगर लीफ हमारा डाइकॉट लीफ है, डॉर्सिवेंट्रल है, तो उसमें क्या होगा, एबेक्सियल और एडेक्सियल सरफेस इजीली आइडेंटिफाइबल होंगे। देन एडेक्सियल एंड एबेक्सियल surfaces are identifiable, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इफ द लीफ इज आइसोबाइलैटरल यानी मोनोकॉट, देखिए तो आइसो कह दिया यानी सेम, और बाई मतलब दोनों, लैटरल मतलब साइड, दोनों साइड के मतलब टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों अगर एक जैसे हो गए, आइसो हो गए यानी सिमिलर, फिर आप एबेक्सियल एडेक्सियल कैसे पहचानेंगे? नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं इफ द लीफ इज आइसोबाइलैटरल मोनोकॉट टाइप, देन आइडेंटिटी of abaxial and adaxial surfaces are not easily disclosed. हाँ, गेट सटा दीजिएगा। नॉट इजीली डिस्क्लोज्ड, ठीक है, ये हम लोग को पता था कल के नॉलेज से। अब देखिए हम लोग शुरू करेंगे किस पे, लीफ के कुछ है ना स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें। हम लोग मॉडल लीफ लेते हैं इसी वाला को, क्या कहते हैं, डाइकॉट को, उससे हम लोग समझें। हालांकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इन्हें हम लोग को फिर अलग से पढ़ना भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, नहीं तो हम लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। देखिए कोई भी लीफ है ना, ये हो गया अगर ब्रांच, गौर से देखिएगा, ये ब्रांच हो गया या मेन स्टेम, उससे अगर लीफ जुड़ा हुआ है तो जिस पॉइंट से लीफ जुड़ रहा है, मतलब लीफ अपने जिस हिस्से से ब्रांच के साथ जुड़ रहा है उसको कहेंगे लीफ बेस, ठीक है, उसको कहेंगे लीफ बेस। अब लीफ बेस आगे चल के एक छोटा सा प्रोजेक्शन टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्टिप्यूल, छोटा सा, जैसे नींबू का पत्ता देखें या गुलाब का भी पत्ता देखे होंगे, तो जहां पे जुड़ता है अपने ब्रांच से, है ना, वहां पे देखिए छोटा सा स्लाइट प्रोजेक्शन रहता है, वो प्रोजेक्शन कहलाता है स्टिप्यूल, ठीक है। और है क्या, जिस पॉइंट से, जिस बर्ड से ये लीफ तैयार होता है यानी बनता है, वो वाला बर्ड कहलाता है लैटरल बर्ड, या इसी का दूसरा नाम है एक्सिलरी बर्ड, या इसी का नाम है एक्सियल बर्ड।
लैटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड या एक्सियल बर्ड, ये वो स्ट्रक्चर है जिससे लीफ पनपेगा, जन्म लेगा। अब इसमें क्या रहेगा, जो लीफ टूटने के बाद नया लीफ देता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। सो दिस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट विल गिव राइज टू ए न्यू लीफ। ठीक है, अब देखिए लीफ का वो हिस्सा, ये देख रहे हैं, ये फैला हुआ पोर्शन, किसी भी ऐसे सरफेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लैमिना। सो दिस इज लीफ लैमिना। ठीक है, और ये लैमिना लीफ बेस से, जिस स्ट्रक्चर से, जिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, उसके लिए टर्म यूज होता है पेटियोल। ठीक है, अब इस लीफ में ये ज्यादातर करके आपको देखने में आसानी से मिलेंगे, इसके बीच में एक मोटा सा लाइन गुजर रहा होता है जो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाइबल होता है। ठीक है, ये तो है डाइकॉट लीफ, पर कैसे हम लोग पहचान रहे हैं ये तो आगे देखेंगे। पर इस डाइकॉट लीफ में है ना, वो वाला सेंट्रल पोर्शन बड़े आसानी से पहचाने जाते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं मिड रिब। इसके रीढ़ की तरह रहता है, मिड रिब। ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं। और इससे छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं, फिर ब्रांचेस में से सब ब्रांचिंग होता है, इनको कहते हैं वेन्स। राइट, और ये मिड रिब जो है ये मेन वेन है। अब बताइए, तो हमारे बॉडी में वेन और आर्टरीज होते हैं, ये करते क्या है? आर्टरी और वेन ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसी तरह से ये भी समझ के रखिए, ये जो वेन और मिड रिब दिख रहा है, देयर आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टर्स, या ट्रांसपोर्टर लाइन है, एक्चुअली सही करना होगा, ट्रांसपोर्टर लाइन। तो ये मिड रिब, ये होता है मेन वेन, जिसे हम लोग यहां मिड रिब कह रहे हैं, रीढ़ की हड्डी जैसा। ठीक है, अब हम लोग इसके सारे सरफेसेस, सारे स्ट्रक्चर्स को जान चुके हैं। इसमें ये डाइकॉट लीफ है, कैसे समझ रहे हैं? देखिए, तो इसके वेन में ब्रांचेस हैं, तो जिस लीफ के वेन में ब्रांचेस निकले, ब्रांच निकलने को, और ये ब्रांच ऐसा वैसा नहीं है, एकदम पूरा जाल बनाए हुए रहता है। गौर से देखिएगा तो आपको इसका जाल नजर आएगा, जस्ट लाइक ए नेटवर्क। सो इसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन। रेटिकुलेशन यानी नेटवर्क बनाना। तो इसका जो वेन्स है, ये वेनेशन, वेन के प्रेजेंस को वेनेशन कहते हैं। इसका वेनेशन कैसा है? जाल बनाने वाला। तो जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन, जाल नुमा वेन का अपीयरेंस हो, वैसे लीफ को कहते हैं डाइकॉट लीफ। ठीक है, फिगर में लिखेंगे ए लीफ विथ इट्स पार्ट्स। ए लीफ विथ इट्स पार्ट्स, यहां तक पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, एक एक को थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लें इन शॉर्ट। लीफ बेस, और क्या मिला? स्टिप्यूल, और मिला, पहले तो इसको देना चाहिए, लैटरल बड, उसके बाद लीफ बेस, फिर स्टिप्यूल, पेटियोल, और मिला लैमिना या लीफ लैमिना जो कहिए, फिर मिला वेन्स एंड मिड रिब। और ये क्या है? पार्ट्स ऑफ ए लीफ।
ठीक है, लिखिए जरा, लैटरल बड, लैटरल बड, डैश दे दीजिएगा, लिखिएगा इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, it is collection of meristematic cells, it is collection of meristematic cells that can give rise to, that can give rise to branches and leaf, that can give rise to branches and leaf, full stop. अगले में आइए, लीफ बेस, लीफ बेस, डैश देके लिखिएगा इट इज द पार्ट ऑफ लीफ, it is the part of leaf which is, it is the part of leaf which is its origin, its origin, which is its origin, origin, origin on the branch or stem, which is origin on the branch or stem, मतलब तने की शाखा या तने खुद पर जहां से लीफ निकल रहा है वहां का ये ओरिजिन है, वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद लिखिएगा, क्या रह गया, पेटियोल लिखिए, अच्छा स्टिप्यूल, स्टिप्यूल लिखिएगा, इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन, it is a small projection, it is a small projection at the bottom of, at the bottom of leaf, it is a small projection at the bottom of leaf indicates that, indicates that from here, indicates that from here the leaf starts, indicates that from here the leaf starts, स्टिप्यूल हो गया। अब आइए पेटियोल, PETIOLE, पेटियोल, डैश देके लिखिएगा इट इज ए स्टॉक लाइक, स्टॉक समझते हैं, स्टॉक कोई भी उठा हुआ स्ट्रक्चर जो कि किसी चीज को होल्ड कर रहा है उसको स्टॉक कहते हैं, तो इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे देखिए कैसे अंदाजा लगेगा, दिस इज ए प्रोजेक्शन है ना, जो कि बेड, ये बोर्ड को उठा के रखे हुए, इट इज ए स्टॉक, ठीक है, लिखिए इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट, that hoist, HOIEST, HOIEST, hoist, hoist समझते हैं ना, फहराना, लहराना, फ्लैग होइस्टिंग नहीं होता है, वही वाला hoist, ये फहराता है, लहरा के रखता है लीफ को, है ना। इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट hoist the leaf, HOIEST, hoist, hoist the leaf over the branch, over the branch or stem in air, in air, full stop, यही काम है इसका। इट इज फ्लेक्सिबल, हाँ, फुल स्टॉप के बाद इट इज फ्लेक्सिबल सो दैट, it is flexible so that leaf is, it is flexible so that
leaf is protected against, so that leaf is protected against breeze, BREEZE, breeze. ब्रीज मतलब बहती हुई हवा को ब्रीज करता है ना, या तो एयर ब्लो लिखे या ब्रीज, ताकि हवा में लीफ डैमेज नहीं हो। हवा जिस तरफ आ रहा है वो उसी के अनुसार मुड़ जाता है, जैसे हवा चलना बंद होगा फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ठीक है, नाउ कम्स द लैमिना। लैमिना, it is the broad expanded portion, it is the broad expanded portion of the leaf, it is the broad expanded portion of the leaf that faces sun, it is the broad expanded portion of the leaf that faces sun for photosynthesis। यही वो मेन जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो सन के लाइट को ये प्रॉपरली है ना कैप्चर करेगा तभी तो, इसीलिए सनलाइट को फेस करता है, ये सन को फेस करता है। नाउ लैमिना के बाद वेन्स एंड मिडरिब्स, मिडरिब नॉट द रिब्स, वेन्स एंड मिडरिब। जैसे कि लिखिएगा, these are the channels, these are the channels, CHANNELS, these are the channels in which vascular bundle is situated, these are the channels in which vascular bundle is situated, vascular bundle is situated, full stop। The midrib is the one, the midrib is the one in which, the midrib is the one in which most broad, सबसे चौड़ा, most broad, 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 most broad vascular bundle is present, comma देके, it branches into veins, it branches into veins which subdivide into, it branches into veins which subdivide into subveins, SUB dash देके VEINS, subveins, full stop। In this way, full stop के बाद लिखिएगा, in this way they create, in this way they create, ये मिलकर तैयार करते हैं, in this way they create a structure of vein arrangement over the lamina, vein arrangement over the lamina, full stop। पैरा चेंज कर लीजिएगा, on the basis of arrangement of veins, on the basis of arrangement of veins, on the basis of arrangement of veins we classify, on the basis of arrangement of veins we classify the, we classify the leaf, we classify the leaf
डैश दे दीजिएगा, लिखिएगा रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होगा पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में लिखिए अगले लाइन में। रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें लिखिए व्हेन द वेन्स फॉर्म ए नेटवर्क, when the veins form a network, then it is called, when the veins form a network, then it is called reticulate venation. When the veins form a network, then it is called reticulate venation. Full stop. इसी में लिखिएगा reticulate venation is found in, reticulate venation is found in dicot leaf. Reticulate venation is found in dicot leaf. Next, reticulate venation done. अब है पैरेलल वेनेशन, इस पर आइए। पैरेलल वेनेशन, इसमें लिखिए when all the veins are situated, when all the veins are situated, situated, situated parallel to each other, when all the veins are situated parallel to each other, it is called parallel venation. It is called parallel venation. Parallel venation is found in, parallel venation is found in monocot leaf. Parallel venation is found in monocot leaf. ये हो गया मिड रिब, ये हो गए सब वेन्स, ये हो गया, ये भी वही सब वेन्स। फिगर वेनेशन रेटिकुलेट टाइप। ये हो गया मिड रिब और ये हो गए पैरेलल वेन्स। फिगर हो गया पैरेलल वेनेशन।
तो रेटिकुलर वेनेशन हम लोग को मिलेगा किसमें, तो डाइकॉट लिप में। तो हम लोग इसको एज ए सोर्स ऑफ आइडेंटिटी यूज करते हैं, है ना। और रेटिकुलर वेनेशन मिलते ही हम लोग कह देते हैं ये डाइकॉट लिप होगा। एनीवे चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये बता रहे थे कि लीफ जितना सिंपल और छोटा सा लगता है, पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में देख रहे हैं कितना टाइम लगता है। दिस इज हाउ नाउ वी आर इन पोजीशन टू से कि कौन सा डाइकॉट लीफ है, कौन सा मोनोकॉट लीफ है, हम देखकर इसको पहचान पाएंगे, राइट। अब डाइकॉट लीफ में आगे की बात करें, ठीक है, और वो होगा उसके सरफेस के आधार पर एडेक्सियल एंड एबेक्सियल। अच्छा एक चीज बताइए, जब हम लोग बात कर रहे हैं एडेक्सियल और एबेक्सियल का, तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, उसके सरफेस का, सरफेस का ही बात कर रहे हैं ना। तो वे एक चीज बताइए, अगर किसी स्ट्रक्चर का, प्लांट के बारे में बोल रहे हैं, प्लांट के जो ऑर्गेन्स हैं इनके स्ट्रक्चर का सरफेस अगर देखें तो सरफेस कौन बनाएगा, सतह को, यानी इसका बाहरी सतह कौन बनाएगा। अब तो टिश्यू में बहुत पढ़ चुके, वेरी गुड। तो एपिडर्मिस लेवल पे यानी कि डिफरेंस होगा, है कि नहीं, लॉजिकल। अगर एडेक्सियल एबेक्सियल सरफेस हमको डाइकॉट लीफ में अलग नजर आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस कहां पे है, एपिडर्मिस लेवल पे। और एग्जैक्टली यही बात है कि एपिडर्मिस लेवल पे ही हमको डिफरेंस आता है। हाँ एक करेक्शन आप कर लीजिएगा, कल मिस हो गया हमसे, वो है क्या कि मोनोकॉट स्टेम जो है, मोनोकॉट स्टेम, इसमें एपिडर्मिस पर, एपिडर्मिस हैज क्यूटिकल। हम लोग कल गलती क्या कर दिए हैं, क्यूटिकल लेस कर दिए है ना, वहां क्यूटिकल प्लस होगा, क्यूटिकल होता है प्रेजेंट, और उसमें ट्राइकोम नहीं होता, फिर वो मिस्टेक हो गया, ट्राइकोम एब्सेंट। प्लस मतलब, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, माइनस एंटी मतलब एब्सेंट, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। जहां जहां पे मेंशन है उसको ना थोड़ा ध्यान से पढ़ के उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एपिडर्मिस पे मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में एक सिमिलरिटी आ गया कि दोनों में क्यूटिकल होते हैं, बट डाइकॉट स्टेम पर ट्राइकोम नहीं होता, मोनोकॉट स्टेम पर ट्राइकोम होता है, याद रखिए, उल्टा बोल दिए, डाइकॉट स्टेम में ट्राइकोम होता है, मोनोकॉट स्टेम में ट्राइकोम नहीं होता, ये एक करेक्शन है। कल के क्लास में होगा, उसको देखकर खोज के थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। 2 मिनट टाइम लीजिए, उसको देख देख के, एक क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। अब देखिए हम लोग आगे बढ़े और इसके एपिडर्मिस की बात करें।
ऐसा नहीं लग रहा है? काफी लंबा लंबा सेल है, बिल्कुल। दिस इज एपिडर्मिस। और ये जो आगे देखेंगे ये हो जाएगा ग्राउंड टिश्यू। देखिए, खास बात है कि इसका दो एपिडर्मिस बना, एक इधर का एक इधर का, तो जाहिर सी बात है कि दो बना तो कोई तो इसमें टॉप सरफेस का कोई बॉटम सरफेस का होगा। ये है एडेक्सियल और ये है एबेक्सियल। एबेक्सियल सरफेस और ये एडेक्सियल सरफेस। एबेक्सियल सरफेस और ये एडेक्सियल सरफेस, यानी टॉप सरफेस बॉटम सरफेस। यहां पे आपको क्यूटिकल का लेयर मिलेगा, ठीक है, पर यहां आपको क्यूटिकल का लेयर नहीं मिलेगा। और क्या है, ये जो सेल्स हैं ये पैरेनकाइमेटस होंगे, यानी पैरेनकाइमा के बने हुए। और यहां पे भी नो डिफरेंस, पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। पर इसमें हम लोग को ढेर सारे स्टोमाटा मिलेंगे, ठीक है।
ऊपर वाले सरफेस पे हमको स्टोमाटा या तो नहीं मिलेंगे या बहुत बहुत कम। ठीक है, अब स्टोमाटा किस चीज के लिए है? तो एयर के एंट्री पॉइंट है ये, तो नेचुरली एयर के लिए आगे जगह रखना होगा। ये जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं ना, ये सब इन्हें कहते हैं एयर स्पेस, हवा के आने का और रहने का जगह। ठीक है, अब बीच वाला पोर्शन कौन बना रहा है? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, पर आपको बता चुके हैं लीफ पर जो पैरेन्काइमा पाया जाता है उसको हम लोग स्पेशली कहते हैं क्लोरेन्काइमा। द रीजन बिहाइंड इट इज कि इसमें एक्सेसिवली क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसीलिए ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो जब उसको बनाने वाला सेल ग्रीन कलर का, तो ये टोटली ग्रीन अपीयर होता है। दिस इज द रीजन। ठीक है, चेन में हम लोग डॉट डॉट दिखा देते हैं जिससे हम लोग को लगे, हम लोग बता पाए, और ये सब में रहते हैं। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। और इस तरफ देखिएगा, इधर वाले जो मेसोफिल सेल्स हैं, हाँ एक चीज और, इसका जो ग्राउंड टिश्यू है, इस ग्राउंड टिश्यू के लिए एक टर्म यूज होता है, वो है मेसोफिल टिश्यू। तो दरअसल मेसोफिल टिश्यू कहने का मतलब है कि ये लीफ का ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, तो कंबाइंडली हम लोग मेसोफिल टिश्यू कहते हैं ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ को। अब यहां देख रहे हैं कि इसका जो ग्राउंड टिश्यू है, कहीं पे ये एकदम लंबा लंबा अंगूर का लंबा वाला जो ये होता है दाना, उस तरह का दिख रहा है, कहीं पे ये स्फेरिकल दिख रहा है। तो ऐसा ही होता है, जो एडेक्सियल सरफेस यानी टॉप सरफेस के तरफ का जो ग्राउंड टिश्यू होता है यानी मेसोफिल सेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? लंबे लंबे, लॉन्गिट्यूडिनल। और जो एबेक्सियल सरफेस के तरफ के मेसोफिल सेल्स हैं, वो ऑलमोस्ट नियरली स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल रहेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, इसलिए यहां पे आपको एयर स्पेस कम मिलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस कम मिलेंगे। और स्फेयर, दो ठो बॉल को आप कितना भी कोशिश कीजिए सटाने का, एक पॉइंट छोड़ के कहीं और दूसरी जगह नहीं टच करेगा। तो जब स्फेरिकल होने लगेगा, उसमें ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने के कारण इसमें क्या होता है? एयर स्पेस काफी ज्यादा होता है। और ये बनाता भी ऐसे अपने आप को है कि ये कंपैरेटिवली एक दूसरे से दूर दूर रहता है। इसीलिए क्या होता है, नीचे के तरफ में एबेक्सियल सरफेस में एयर स्पेसेस अधिक दिखते हैं, जबकि एडेक्सियल सरफेस पे एयर स्पेसेस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर शेप एंड सरफेस। ठीक, तो जो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, इनके लिए टर्म है पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड टिश्यू। ठीक है, और जो स्फेरिकल, नियर स्फेरिकल दिख रहे हैं, उनके लिए टर्म है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो पैलिसेड और स्पॉन्जी, ये दोनों मिलकर बनाता है ग्राउंड टिश्यू ऑफ डाइकॉट लीफ। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। और हाँ एक चीज और, जो एबेक्सियल सरफेस का, सॉरी हाँ ठीक, तो एबेक्सियल सरफेस का जो एपिडर्मिस है, उसमें क्या होगा? इंटरमिटेंटली गैप रहेंगे, क्योंकि इस पे स्टोमाटा भारी मात्रा में पाई जाएगी। और स्टोमाटा क्या है? ओपनिंग है फॉर गैसियस एक्सचेंज, एयर के आने और जाने का रास्ता यही बनाता है। इसीलिए अब ये ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन हम लोग आगे देखेंगे। फिगर में मेंशन कीजिएगा एनाटॉमी ऑफ ए डाइकॉट लीफ। लीफ भी है इसीलिए ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, अच्छा लग रहा है। अब देखिए,
हम लोग एक्सप्लेन करें एपिडर्मिस। सीरियल नंबर 1, epidermis is made of पैरेनकाइमा सेल्स। इसका एपिडर्मिस पैरेनकाइमा सेल से बना हुआ है। सीरियल नंबर 2, पैरेनकाइमा सेल्स अगर है तो इन सेल्स के बीच में एज यूजुअल गैप होना चाहिए? नहीं तो कवर कैसे करेगा? नो इंटर सेल्यूलर स्पेस and the cells are longitudinal. Serial number 3, the adaxial epidermis bears cuticle but abaxial surface don't. एबेक्सियल सरफेस, ऊपर का सरफेस जो है वो क्यूटिकल बियर करता है, क्यूटिकल कंटेन करता है, नीचे का सरफेस क्यूटिकल कंटेन नहीं करता है। अब यहां पे इसका रीजनिंग पहले हम लोग समझेंगे, यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद हो चुका सभी का? राइट। अब देखिए क्यूटिकल कैसा होता है, नेचर आप लोग को पता है, वैक्सी है ना। किसी भी चीज को शाइन करना होता है तो वैक्सी लेयर हम लोग लगा दें, शाइन करता है। यहां ये अपने टॉप सरफेस को शाइन क्यों कराना चाहता है? देखिए शाइन करने से इसे दो फायदे होते हैं। पहला, सनलाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सनलाइट को अगर रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे यह बेनिफिट होगा कि सरफेस गर्म कम होगा। तो सनलाइट लंबे समय तक उस पर पड़ेगा, आई मीन जब एब्जॉर्ब होगा तब ना वो अपना हीट ट्रांसफर कर पाएगा। तो अगर सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट कर दे तो उसका हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, पत्ते का सरफेस गर्म कम होता है। पहला बेनिफिट, गर्म कम हुआ। तो अगर कम वार्म होगा तो सेल्स को लिविंग रहने में मदद मिलेगी। ज्यादा गर्म हो जाएगा तो मर जाएगा ना। इसलिए हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए, सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम बॉडी टेम्परेचर रखने के लिए इसने एक मैकेनिकल डिवाइस निकाला कि सरफेस को ही शाइनी बना। इससे क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट में रहने के बावजूद सरफेस गर्म कम होता है। दूसरा बेनिफिट यह है कि क्यूटिकल का लेयर ज्यादा रखा तो इसने ऊपर के सरफेस पे अगर स्टोमाटा का ओपनिंग आता तो उसको भी क्लोज कर दिया। तो डायरेक्ट सनलाइट स्टोमाटा के थ्रू अंदर जाएगा तब तो वाटर को इवेपोरेट करने में इसको मदद मिलेगा, है ना। तो तेजी से इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। तो इन दिस वे इट इज प्रिवेंटिंग इटसेल्फ फ्रॉम ड्राइंग टू डेथ, यानी सूख कर मरने से अपने आप को बचाता है। अब बताइए, तो अगर तेजी से इवेपोरेशन होता तो ये मर सकता था, क्यों? क्योंकि जिस रफ्तार से पानी ऊपर की ओर उड़ के निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता, उस रफ्तार से सॉइल में से पानी इसको नहीं मिलता। एक समय के बाद ऐसा होता कि सॉइल का पानी लगातार इसके थ्रू उड़ रहा है, ऐसे कहें उड़ता जा रहा है। तो एक समय के बाद होगा ना कि रूट के अगल बगल के सराउंडिंग में वाटर खत्म हो जाएगा, तब कहां से वाटर लाएगा? तो मर जाएगा। इसीलिए इसके इवेपोरेशन रेट को, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना है।
तो क्यूटिकल के लेयर से इसे दो फायदे होते हैं, एक टेम्परेचर कम बढ़ने देता है और दूसरा ये ऊपर कवर कर देने के कारण इस पर स्टोमाटा का वो प्रेजेंस नहीं रह पाता। ठीक है, अब बॉटम सरफेस पे क्यूटिकल क्यों नहीं रखता? द सेम रीजन शुड अप्लाई देयर। तो कहता है बॉटम सरफेस जो है वो तो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं, तो उसको जो सनलाइट मिलेगा वो तो रिफ्लेक्ट करके सॉइल में से, जमीन से बाउंस करके जो सनलाइट आएगा वही मिलेगा। तो नेचुरली जब बॉल टकरा कर आपके पास आता है तो उसका मोमेंटम कम हो जाएगा ना। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स and force is directly proportional to energy, so the energy of the ball will reduce when it comes to you after striking some surface. The same way सनलाइट जब स्ट्राइक करके रिबाउंड करके इसके पास आ रहा है तो सनलाइट का एनर्जी लॉस होगा, तो इसका हीट लॉस भी होगा, इसलिए उतना हीट नहीं मिलेगा बॉटम सरफेस को जितना कि इसके टॉप सरफेस को मिल रहा था। इसीलिए बॉटम सरफेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट होगा। ठीक, दूसरा चीज, अगर बॉटम सरफेस पे भी क्यूटिकल डाल देगा तो क्यूटिकल का वहां पे टिपिकली जरूरत है नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करना है। अब कहता है बॉटम सरफेस अगर सनलाइट नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस कराएगा कैसे? नंबर वन। नंबर टू, अगर बॉटम सरफेस पे भी क्यूटिकल डाल देगा, स्टोमाटा का ओपनिंग नहीं रहेगा तो एयर कहां से घुसे? एयर का ओपनिंग देना है, इसीलिए इसने अपने बॉटम सरफेस पे क्या किया है? स्टोमाटा ओपनिंग रखा है ताकि वार्म एयर का कंपैरेटिवली एंट्री कम हो, डायरेक्ट सनलाइट के वजह से इसमें एवापोरेशन का रेट कम हो सके। दीज आर द रीजंस। ठीक है, तो द एबेक्सियल कहां गया? बट एबेक्सियल सरफेस डोंट। This helps the leaf to protect itself from the sunlight mediated heat exposure, so that the evaporation rate can be minimized and gets relief from drying. Serial number 4. The abaxial surface has a number of stomata, but adaxial surface has either nil or very less number of stomata.
ड्यू टू द एबव रीजन। यहां तक नोट कीजिए।